सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो आंसर होगा 13वां। तो याद रखना, भारत ये दुनिया का 13वां देश बन गया है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। मतलब भारत अब विश्व में कहीं भी बाट व मापन उपकरणों यानी कि मेजरिंग डिवाइसेस को बेचने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। तो इस उपलब्धि से अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं को भारत में अपने उपकरणों यानी कि जो मेजरिंग डिवाइसेस है उनका परीक्षण कराने की सुविधा मिलेगी। साथ ही घरेलू जो भी निर्माता है अब वजन और माप के अपने जो उपकरण होंगे, जो उनके डिवाइसेज है, मेजरिंग डिवाइसेज हैं, उनका परीक्षण भी वो भारत में ही करा सकेंगे और उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच सकेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी मेजरिंग डिवाइसेस को बेचने के लिए इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो अब भारत भी दे सकेगा क्योंकि ये उसका सदस्य बन गया है। और कौन से नंबर का सदस्य बना? 13वां सदस्य बन गया है। और ये सर्टिफिकेट भारत में किसके द्वारा दिया जाएगा? अगर पूछे किस विभाग के द्वारा दिया जाएगा तो उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा ये दिया जाएगा। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है, जिसकी स्थापना होती है 1955 में। अब देखो, यहाँ पे भारत से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स में आपको एक एक करके रिवाइज कराता हूँ। आपको याद है, भारत ये 2023 में अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत ने की। अभी वासेनार एग्रीमेंट का हेड बनाया गया भारत को। इस साल मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया भारत ने, उड़ीसा में जो हुआ था। और अभी वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप को भी होस्ट किया भारत ने। अभी ICC मेंस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है भारत। और ये भी याद रखना कि इस साल जो मिस वर्ल्ड का आयोजन होगा 71 नंबर का, ये भी भारत में होगा, कश्मीर में। और मैं आपको बता दूं, अगले साल 2024 में क्वाड समिट को होस्ट कर रहा है भारत। उसके अलावा अभी दिसंबर 2023 में भारत जो है ये अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी भी करेगा। और साउथ एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल ये भारत में स्थापित होगा। जबकि संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता ये भारत कर रहा है और इसके अध्यक्ष बनाई गई है रुचिरा कंबोज। याद रखना, ये यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज। और अभी भारत या आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य बना था। उसके अलावा अभी खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की भारत ने। और भारत ने पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की भी मेजबानी की थी। और इन सब कारण से अभी भारत न्यूज में था। और ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करवा दिए हैं, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह आधार योजना शुरू की? तो आंसर होगा गोवा। अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उन्होंने ये गृह आधार योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? गृहिणियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और उनकी गुणवत्ता में, उनकी क्वालिटी में सुधार करना। अच्छा, गोवा स्टेट को मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आज मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, 2023 में जो इंपॉर्टेंट योजनाएं आई हैं उनका मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। जैसे अभी याद है आपको सवेरा योजना, इसको प्रयागराज पुलिस ने शुरू किया था वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए। मध्य प्रदेश ने अभी लाडली बहना योजना को शुरू किया और इसमें 1000 रुपए से बढ़ा करके 1250 रुपए दिए जाएंगे अब महिलाओं को पर मंथ, ये भी याद रखना। जबकि लाडली लक्ष्मी योजना ये भी मध्य प्रदेश की है। और एक गृह लक्ष्मी योजना भी आपने सुना होगा, इसको भी कर्नाटक ने शुरू किया था, जिसमें महिलाओं को पर मंथ 2000 रुपए दिए जाएंगे। और इसी तरह से गृह लक्ष्मी योजना को तेलंगाना सरकार ने भी शुरू किया था, जिसमें वो महिलाओं को 3 लाख रुपए देगा घर की मरम्मत करवाने या घर बनाने के लिए। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अभी उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, अभी उसने लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया, 15,000 रुपए से बढ़ा के 25,000 रुपए कर दिया। बाकी प्रणाम योजना, इसको भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किया गया। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना को शुरू किया था गोवा सरकार ने। उसी तरह मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को शुरू किया उत्तराखंड सरकार ने। आसरा पेंशन योजना को शुरू किया तेलंगाना सरकार ने। शुभ यात्रा योजना को शुरू किया था केरल सरकार ने। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू किया था
केरल ने, और अम्मा और बहिनी योजना को शुरू किया था सिक्किम ने। तो आज मैंने यहाँ पे 11-12 योजना आपको रिवाइज कराई है, इनको ध्यान रखना। और अगली बार डेली करंट अफेयर्स की क्लास में जब भी योजना वाला प्रश्न आएगा, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट योजना आपको रिवाइज करूंगा। इस तरह से धीरे धीरे 2023 की सारी इंपॉर्टेंट योजनाओं को हम इस तरह से रिवाइज कर लेंगे और बार बार रिपीट करते रहेंगे, तो आपको ये याद भी हो जाएगा। वैसे हमने रिवीजन के लिए, अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं, हमने रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दी है आपकी। मॉर्निंग में आती है वो 4 बजे, जिसमें जनवरी से लेके अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं आपको वहां पे रिवाइज कराऊंगा। आप मान के चले 10 से 15 मिनट की वो लगभग क्लास होगी, जिसमें मैं 50 से 60 क्वेश्चन आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अगर करंट अफेयर्स को आपको रिवाइज करना है तो वो क्लास भूल के भी मिस मत करना। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बन गए? तो आंसर होगा रजनीश कुमार। तो एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं ये रजनीश कुमार, जिनको अभी क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है मास्टर कार्ड इंडिया, उसका नया चेयरमैन बनाया गया है। मास्टर कार्ड, वैसे इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना होती है 1966 में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? माइकल मेबैक। ये जो रजनीश कुमार है, ये मास्टर कार्ड इंडिया के बने हैं चेयरपर्सन, लेकिन मेन जो मास्टर कार्ड कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, उसके अध्यक्ष तो माइकल मेबैक हैं। इनसे पहले कौन हुआ करते थे? अजय बंगा हुआ करते थे, लेकिन अभी आप जानते हो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बन चुके हैं अजय बंगा, जो भारतीय मूल के हैं। बाकी अभी सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम के उपाध्यक्ष बनी। वैसे अभी नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बने थे? राजेश नाम्बियार बने थे, ये नाम भी याद रखना। मनीष देसाई अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने, जबकि प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने। तो ये नाम न्यूज में थे, ध्यान रखना। पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? हैदराबाद। मैंने आपको कई बार बताया जब भी हम तेलंगाना की बात करते हैं कि 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया था, और उसको मिलाने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पोलो उसे कहते हैं। और इस बार हमने इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे ऑपरेशन वाला प्रश्न आ गया, तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस अभी तक आपने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, सबका यहाँ पे सुपड़ा साफ करने वाले हैं। अब देखो इस प्रश्न में मैं आपको क्या रिवाइज कराऊंगा, जितने भी ऑपरेशंस आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। सारे ऑपरेशंस का निपटारा होएगा यहाँ पे। अब जैसे कि अभी ऑपरेशन करुणा आपने सुना होगा, तो अभी चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम ही है ऑपरेशन करुणा। एक आपने ऑपरेशन गंगा सुना होगा, यूक्रेन में भारतीयों को, फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था, जब रशिया ने, आपको याद होगा, यूक्रेन पे हमला किया था, तब की ये बात है। अच्छा, गंगा से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? हमारे देश में पहली बार एक गाय की बछिया का क्लोन बनाया गया था, उसका नाम गंगा ही था। ये मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था शायद। और ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति। जबकि ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में जो भी भूकंप आया था वहां पे मदद के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन कावेरी बात करें तो युद्धग्रस्त सूडान में अपने नागरिकों को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। इसके लिए हमने INS सुमेधा नाम के जहाज को भेजा था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था सियाचिन में विजय पाने के लिए। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए हमने चलाया था। और ऑपरेशन पोलो, ये मैंने आपको बता दिया, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था 1948 में। ऑपरेशन ध्वस्त, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए ऑपरेशन चलाया था। जबकि ऑपरेशन मर्यादा, इसे उत्तराखंड पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, हुड़दंग करने और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ चलाया था भी। तो यहाँ पे लगभग मैंने आपको 10 ऑपरेशन रिवाइज करा दिए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और आप देख सकते हो इस 20-21 मिनट की क्लास में लगभग मैं आपको 40-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। अभी बढ़ते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा जयपुर। तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ कहाँ? जयपुर, राजस्थान में। और किसने उद्घाटन किया? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। और इसकी थीम क्या रही? सुरक्षित बांध, सुरक्षित भारत। और वहीं अभी हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय है,
इसने कहा कि भारत में करीब 6000 बांध हैं और ये विश्व में बड़े बांधों के मामले में तीसरे स्थान पर है। आप जानते हो संयुक्त राष्ट्र ने पहले जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया था? न्यूयॉर्क में। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। उससे पहले भारत के जो इंपॉर्टेंट डैम हैं वो एक बार हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न स्टैटिक में आ जाते हैं, जैसे कि श्रीशैलम डैम, ये मिलेगा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। मैंने यहाँ पे भी ये भी लिखा है कि किस नदी पर है। जैसे कि उकाई डैम, ये गुजरात में है ताप्ती नदी पे। कडाना डैम भी गुजरात में है, माही नदी पे है। और दंतेवाड़ा डैम भी गुजरात में है, बनास नदी पे। भाखड़ा नागल डैम, ये हिमाचल प्रदेश पंजाब की सीमा पर आपको मिलेगा, सतलुज नदी पे। तुंगभद्रा डैम, ये तुंगभद्रा नदी पर है, कर्नाटक में। वहीं अलमाटी डैम भी आपको मिलेगा कर्नाटक में, कृष्णा नदी पर। एक इडुक्की डैम आपने सुना होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, केरल में है, पेरियार नदी पर है। और नेयार डैम भी आपको मिलेगा केरल में, ये नेयार नदी पर है। हीराकुड डैम इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में है और महानदी पर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत का लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लंबा डैम। वहीं उड़ीसा में इंद्रावती डैम आपको मिलेगा जो कि इंद्रावती नदी पर। वैगई डैम ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, वैगई नदी पर। मेट्टू डैम भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में, ये कावेरी नदी पर है। एक तिहरी डैम भी इंपॉर्टेंट है जो उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट डैम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए। और देखो, इस प्रश्न का उत्तर था जयपुर। तो जयपुर से 2 पॉइंट और याद रखना कि अभी भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा जयपुर में। और हमारी अभी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने जयपुर में संविधान पार्क का भी उद्घाटन किया था। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 सितंबर को। तो लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 सितंबर को वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। लिम्फोमा ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो सबसे पहले इम्यून सिस्टम के लिम्फोसाइट सेल्स में फैलता है। ये जो सेल्स यानी कि कोशिकाएं हैं, ये इन्फेक्शन से लड़ती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती हैं। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, लिम्फोमा जो है ये ल्यूकेमिया से पूरी तरह से अलग होता है। वैसे दोनों ही ब्लड कैंसर के रूप होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिम्फोमा ये लिम्फोसाइट्स में होता है, जबकि ल्यूकेमिया ये बोन मेरो के अंदर खून बनाने वाली सेल्स यानी कि कोशिकाओं के अंदर होता है। तो सिंपल से याद रखेंगे, विश्व लिम्फोमा अवेयरनेस डे हम मनाते हैं 15 सितंबर को। वैसे 15 सितंबर को अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे भी मनाया। बाकी इंजीनियरिंग डे तो होता ही है, बाकी इंजीनियर्स डे तो होता ही है। देखो, सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज में एक बार फिर आपको रिवाइज करा रहा हूँ। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया। 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 8 सितंबर को ही विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। 9 सितंबर को एक तो वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे और 9 सितंबर को हिमालय दिवस भी था। एक 9 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस भी याद रखना, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। ये एक्चुअली में हर सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने इसे 9 सितंबर को मनाया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 12 सितंबर दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस। 14 सितंबर नेशनल हिंदी डे। 15 सितंबर अभी हमने बताई दिया आपको विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया। तो ये सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज हो गए। और पूरे सितंबर महीने को हम पोषण माह के रूप में मना रहे हैं, इस बार 6वें नंबर का है। तो ये ध्यान रखना सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में डैनियल तूफान ने किस देश में तबाही मचाई? तो आंसर होगा लीबिया। तो लीबिया ये उत्तरी अफ्रीकी देश है जहां पे अभी डैनियल तूफान ने काफी तबाही मचाई है। इस तूफान के बाद लीबिया में डैम टूट गया और भयंकर बाढ़ आई, जिसके कारण 5000 से ज्यादा लोग मारे गए और 10,000 से ज्यादा लापता है। और इस बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ लीबिया का पूर्वी हिस्सा। यहाँ का डरना शहर तो पूरी तरह से तबाह हो गया। पहले लीबिया की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो होती है त्रिपोली, करेंसी है दिनार। अच्छा, वैसे तूफानों को हम अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अमेरिका में तूफान को हरिकेन या टॉर्नेडो कहते हैं। चाइना सी के इधर आसपास आता है तो टाइफून कहते हैं। हिंद महासागर में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कह देते हैं। इसी को ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाना जाता है। अभी हिलेरी तूफान के बारे में हमने पढ़ा था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में काफी तबाही मचाई थी इसने। और अभी जापान और साउथ कोरिया में तबाही मचाने वाला एक तूफान था
जिसका नाम थाईलैंड ने रखा था। क्या नाम था उसका? खानून। अच्छा, बिपोर जो है तो आपको याद होगा ना, दक्षिण पूर्व अरब सागर में आया था, जिसका नाम बांग्लादेश ने रखा था। और साइक्लोन से याद आएगा, साइक्लोन 1 नाम की एक्सरसाइज भी है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जो पहली बार अभी हमने किया इजिप्ट के साथ में, राजस्थान में। बाकी तोकाते नाम का तूफान आपने सुना होगा, लेकिन पूछे इसका नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने। एक असनी नाम का तूफान आया था, उसका नाम रखा था श्रीलंका ने। और 2023 का पहला चक्रवात कौन सा था? मोचा चक्रवात था, बंगाल की खाड़ी में आया था, उसका नाम यमन ने रखा था। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो आप लोग। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये प्रश्न का उत्तर आप ही लोग दोगे, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए। अभी हाल ही में लुब्रिकेंट ब्रांड है मोबिल, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऋतिक रोशन। तो मोबिल ये लुब्रिकेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर है, और अभी इसने ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब चलो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो आपको याद है, अभी भारत की प्रमुख फैशन ब्रांड है डब्ल्यू, इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया अनुष्का शर्मा को। वैसे अभी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। और अभी चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया सचिन तेंदुलकर को। और सचिन तेंदुलकर, अभी महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इनको स्माइल एम्बेसडर बनाया था। और इन्हीं से याद आएगा, अभी सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर सचिन को ही बनाया था। और इन्फोसिस ने अभी 2 टेनिस प्लेयर हैं जिनको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक तो ईगा स्विएटेक हैं जो कि पोलैंड की हैं, और राफेल नडाल हैं जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। बीपीसीएल ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया राहुल द्रविड़ को। और अभी जो आईसीसी वर्ल्ड कप होंगे भारत में, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया शाहरुख खान को। और अभी यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया था आयुष्मान खुराना को। सौरव गांगुली ये अभी त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। उससे पहले ड्रीम सेट गो के और बंधन बैंक के भी ये बने थे। स्मृति मंदाना गल्फ ऑयल इंडिया और गूवी की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और रवि शास्त्री फैन कॉड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस अभिनेत्री ने अपना पहला उपन्यास जिसका नाम है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हुमा कुरैशी। तो एक्ट्रेस हैं हुमा कुरैशी, जिन्होंने अपना पहला नॉवेल लिखा है जिसका नाम है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। मतलब इस बुक में वीरता, परिवर्तन और विपरीत परिस्थितियों में मानवीय भावना की विजय की कहानी बताई गई है। अभी प्रियंका चोपड़ा, आपको याद होगा कुछ समय पहले इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अनफिनिश्ड अ मेमोयर। अब यहाँ पे 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे कि संजीव सान्याल, इन्होंने बुक लिखी रिवॉल्यूशनरीज। चलो बुक से लेखक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक को लिखा डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने, और इसको लॉन्च किया था मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल ने। अभी ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी नाम की बुक को लिखा था काकी माधव राव ने। और अंबेडकर अ लाइफ, इस बुक को लिखा शशि थरूर ने। अनजान साक्षी, ये आत्मकथा है के अब्दुल गफ्फार खान की, और इस बुक को लॉन्च किया था महेंद्र सिंह धोनी ने। और स्पेयर, ये ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं हैरी, उनकी आत्मकथा है। जादूनामा नाम की बुक को लिखा अरविंद मंडलोई ने, और ये जो बुक है ये लेखक व गीतकार जावेद अख्तर के ऊपर है। बाकी इरफान खान अ लाइफ इन मूव्स, इस बुक को लिखा था शुभ्रा गुप्ता ने, इरफान खान के ऊपर है जिनका निधन हो गया। इसके अलावा इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डाउन नाम की बुक को लिखा डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज ने। और द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम की बुक को लिखा था मेघनाथ देसाई ने। तो यहाँ पे आज मैं आपको 2023 की इंपॉर्टेंट 10 बुक्स को रिवाइज करा रहा हूँ। अगली बार इसी तरह से जब बुक वाला क्वेश्चन आएगा तो और बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो यही हमारा प्रोसेस चलेगा। धीरे धीरे इस तरह से सारी बुक्स हम कवर कर लेंगे और फिर बार बार इनको रिपीट करते रहेंगे ताकि आप चीज़ों को भूलो नहीं। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। ये चौथी बैठक है इसकी वित्तीय समावेशन की, याद रखना, मुंबई में हुई। पहली बैठक इसकी हुई थी कोलकाता में। वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि सभी को बैंक से जोड़ना। और इसके लिए आपको याद होगा केंद्र सरकार ने एक योजना भी शुरू की थी 2014 में, जिसे हम कहते हैं जन धन योजना। ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन योजना है। अभी मैंने नाम लिया ना जन धन योजना, तो कब शुरू किया गया था? 28 अगस्त 2014 को। देखो G20 की अभी समिट हुई, कहाँ पे? भारत में, नई दिल्ली में हुई। पहले हम बात करते हैं G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में।
और इसमें कितने देश हैं? 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है, लेकिन अभी अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो गया, तो अब आप इसे G21 कह सकते हो। अफ्रीकन यूनियन से भी याद रखना, जैसे इसके हेड कौन है? अजाली असोमनी। इसका स्थापना होता है 1963 में। इसमें 55 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा इथोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा में। हमने कहा 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी, 2023 में भारत के पास है और अगले साल 2024 में ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा। तो एक प्रश्न यूं भी बन जाएगा कि G20 ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील हैं। थीम वासुदेव कुटुंबकम है अभी, और इंग्लिश में बोलोगे तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। शेरपा इसके अमिताभ कांत हैं और इसके लोगों में आपको एक कमल का फूल जरूर दिखेगा जिसमें 7 पंखुड़ियां हैं, जो रिप्रेजेंट करती हैं 7 महाद्वीपों को और संगीत के 7 स्वरों को। और अभी जब नई दिल्ली में इसकी समिट हुई थी तो यहाँ पे इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी स्थापना की गई। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको बताना। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन भी करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था किसे शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नजमा अख्तर को। फिर पूछा आयुष्मान भव अभियान किसने शुरू किया? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। फिर पूछा पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस कहाँ पे खोला गया? अमृतसर में। फिर पूछा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया 14 सितंबर। फिर पूछा 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र। फिर पूछा भगवान की आत्मकथा नाम की बुक को किसने लिखा? लीना कुमार ने। फिर पूछा अभी किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? असम। और किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला? आंध्र प्रदेश। और 2023 में किस किले पर नौसेना दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा मनाया जाएगा सिंधुदुर्ग किला, महाराष्ट्र में। और भारत ने किस देश से C-95 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? तो स्पेन से। और एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, अभी तक नहीं करा तो, और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर की मूर्ति लगाई गई? तो आंसर होगा बेलिंडा क्लार्क। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।